दोस्तों, स्टडी गेट एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है, रायपुर डिवीजन का 2021 का पेपर है। तो वो डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से यानी डिमांड आ रही थी कि भाई पेपर जो है वो आपके चैनल पे डिस्कस नहीं हो रहे। चैनल पे अब हम पेपर भी डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम में हमने वैसे वेलफेयर इंस्पेक्टर्स के लिए काफ़ी बुक एंड पेपर्स ऑलरेडी डाले हुए हैं और उसी में से मैंने सबसे पहला पेपर है वो डिस्कस कर रहा हूँ। आज धीरे धीरे सभी पेपर हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और हम भी आपकी तरह रेलवे कर्मचारी हैं भाई, तो इसलिए समय लगता है बहुत ज़्यादा करने में काम। तो इसलिए आप अगर इसको लाइक करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियोस पे व्यू अगर हमें सही लगेंगे तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे स्टाफ वेलफेयर के, फिर तो काफ़ी पेपर हम डिस्कस करेंगे जितने भी हैं। नहीं तो फिर ये बस दो चार वीडियो बना के यहीं पे ही इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आइए आज तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। पहले पेपर के अंदर अपने पास 110 क्वेश्चन है, तो इस पहली वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 के अंदर हम पहले 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन ये बोलने के ही हैं क्योंकि इसके अंदर एक क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी क्वेश्चन मैं इसके अंदर लेके आया हूँ। एंड आप यानी कि ओनली पेपर ही नहीं, उससे अलावा भी कुछ ना कुछ यानी इससे सीख के ही जाएंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठे क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप जरूर नोट करें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कोई भी रेल सेवक आवंटित रेल मकान को स्लेबट लीज को या किसी और को ऑक्यूपाई नहीं करवाएगा। ये रेलवे आचरण के कुछ यानी जिस भाई रेलवे कर्मचारी है, सपोज आपको कोई मिल गया क्वार्टर आपको अलॉट हुआ है, देन आप यानी और किसी को लीज पे नहीं देंगे, उसको किराए पे नहीं देंगे। तो ये यानी रेलवे आचरण नियम के कौन से उसके अंदर नियम में लिखा हुआ है? 15A में लिखा हुआ है भाई, 15A में है या 16 में है या 17 में है, तो बताइए, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, कमेंट बॉक्स के अंदर देखते हैं मैंने कौन कौन से इसमें ऐड किए हैं। तो देखो कमेंट बॉक्स के अंदर है एक तो सबसे पहले देखो 3C जो है इंपॉर्टेंट मैंने इसके अंदर नोट किए हैं भाई। 3C किसके लिए है? प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट के लिए है 4th ऑफ, यानी आप अगर किसी अच्छी पोस्ट पे आ गए हैं, गेजेटेड पोस्ट पे आ गए हैं, आप अपने नियर रिलेटिव में यानी किसी भी रेलवे यानी उसको एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रख सकते, ठीक है। ये 4th उसमें है, ठीक है। देन उसके बाद में आप पॉलिटिक्स के अंदर पार्ट नहीं ले सकते। 5वें रूल का है, पाँच से आप जा सकते हैं 5 हाथ यानी कि कांग्रेस। तो आप पॉलिटिकल पार्टी में वो नहीं कर सकते, पार्टी ले सकते। तो 5 नंबर का रूल वो है, ठीक है। ज्वाइनिंग यूनियंस 6 है, यानी ज्वाइनिंग यूनियंस का मतलब क्या है कि ऐसी यूनियंस जो यानी इंटीग्रिटी को लेके खतरा डालती हूँ, ऐसी यूनियंस आप ज्वाइन नहीं कर सकते। वैसे तो आप नॉर्मली यूनियंस जो हैं ज्वाइन कर ही सकते हैं, लेकिन आप रेलवे से रिलेटेड भी अगर गेजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते यूनियंस, फिर वो आपको रिजाइन करना पड़ेगा उस यूनियन से। आप सिंपल एक ऑर्डिनरी मेंबर बन सकते हैं, आप उसके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो बन नहीं सकते हैं, वो भी जीएम चाहे तब आप एक ऑर्डिनरी मेंबर बन सकते हैं। तो इसके अंदर ये है। कनेक्शन विद प्रेस हो गया 8। क्रिटिसिज्म, आप गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे 9। डॉरी नहीं लेंगे आप 13A। ये सारे क्या है? रेलवे आचरण के नियम है, ठीक है। तो D&R और रेलवे आचरण के नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको सबसे पहले अगर वेलफेयर इंस्पेक्टर के आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे आचरण के जो नियम है वो सबसे पहले आप वो पढ़िए, कंडक्ट रूल्स, ठीक है। तो 9 में आ गया आप किसी की गवर्नमेंट की आप क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। 9th के और 13A में आ गया डॉरी। 17 में आ गया इंसोलेंसी एंड हैबिचुअल, यानी कि आप किसी से कर्जा लेके उधार, यानी आपसे कोई लीगल केस चल रहा हो कि भाई आप कर्जा बहुत लेते हो, तो इस तरह की चीज़ें आप ना करें। प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट में आप इन्वॉल्व ना हो भाई, प्राइवेट ट्रेड ना करें आप जब गवर्नमेंट जॉब में है रेलवे में, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो हमने अभी देखो ये आंसर इसका डिस्कस किया है 50, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15A हो जाएगा, प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 15B। 15 ये B हो गया, 15 का A। तो इसके अंदर सेम वही काम कर रहे हैं आप एक तरीके से कि भाई पैसा आप कमा रहे हैं एक्स्ट्रा किसी को, उसको लीज पे देके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B फर्स्ट। आप भी अपने साथ जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आंसर मारते चलें। देखो ये क्वेश्चन ये भी हमने ऊपर पढ़े थे, इतने सारे मैंने आपको बताए हैं, उसके अंदर सेम वहीं से ही आ गया कि कार्यहीन यानी जो रेलवे की सर्विस जो कंडक्ट रूल 1966 में, तो उसमें यानी प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट वर्क प्लेस पे वर्किंग वुमेन का, वो किसके अंदर है? देखो अभी पिछले वाली वीडियो के अंदर ही हमने डिस्कस किया था 3C के अंदर क्या है? सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने 1-2 और इन्वॉल्व किए हैं कि भाई आप
किसी से, यानी कि इन्वेस्टिंग इन लैंडिंग एंड बोरोइंग, यानी आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। 16 के अंदर ऐसा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे टाइप जो आप यानी डेली फ्रिक्वेंटली अगर इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप इसके अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। तो 16 के अंदर याद रखना, 16 के अंदर हो गया स्टॉक मार्केट, ठीक है। ड्रिंक्स को लेके 22 रूल है वो। 3 जो था अभी 3 एक जनरल रूल है जिसके अंदर 3 पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट क्या हो गया, आप यानी कर्टसी से बात करेंगे, किसी से भी आचरण अपना सही रखेंगे। 3B के अंदर क्या हो गया, जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है उसको ऑब्जर्वेंस में रखेंगे। देन 3rd C क्या हो गया कि सेक्सुअल हेरासमेंट वाला हो गया, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, B हो गया। तो इसका हो गया B। नेक्स्ट है निलंबन। फॉर्म कौन सा जो फॉर्म है जो यानी सस्पेंशन के रिवोकेशन के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैंने इंपॉर्टेंट नोट किए हैं कि भाई कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर डिसिप्लिनरी जो अपील एंड रूल है, तो ये पूछ लेते हैं कभी कभी, यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कौन से सन के अंदर आया था, तो 1968 का है DAR का रूल। SF1 किसके लिए होता है, सस्पेंशन के लिए होता है। डीम्ड सस्पेंशन के लिए होता है SF2। अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए होता है SF3 एंड रिवोकेशन के लिए क्या होता है SF4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा SF4। जो बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप नोट करते चलें, आगे आप कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपको वो काम आएगा, ठीक। तो इसका क्या हो गया, हमारे पास C आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जांच अधिकारी के नामित हेतु फॉर्म कौन सा यूज किया जाता है। फॉर्म इज यूज फॉर नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। तो इंक्वायरी ऑफिसर के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, तो इसके अंदर देखते हैं। देखो सबसे पहले SF5 जो होती है वो मेजर पेनल्टी के अंदर होती है, ठीक है। और SF11 क्या होती है, माइनर पेनल्टी होती है। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई मेजर पेनल्टी के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, माइनर पेनल्टी के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन भी बन सकता है। और उससे पहले हमने अभी SF4 किसके लिए होता है, रिवोकेशन के लिए, ठीक है। तो SF3 किसके लिए हो गया, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए। SF1 किसके लिए हो गया, तो ये यानी अभी हमने सब पीछे डिस्कस की है, सस्पेंशन के लिए, डीम सस्पेंशन के लिए, ठीक है। SF5 हो गया मेजर पेनल्टी के लिए। तो इसके अंदर इंक्वायरी ऑफिसर के लिए हो गया हमारे पास 4th का आंसर B हो गया, क्या हो गया SF7, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, इन नॉर्मल चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी नेसेसरी कंटेन, उसका कितने एनेक्चर होते हैं मेजर पेनल्टी के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर होते हैं 4 एनेक्चर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं इसके अंदर। देखो सबसे पहले आर्टिकल ऑफ चार्जेस, बाय आर्टिकल ऑफ चार्जेस क्या लगाए गए, स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर, जो चार्ज एम्प्लॉय के ऊपर उसका जो है स्टेटमेंट वो दूसरे एनेक्चर के अंदर होता है। तीसरा क्या होता है, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स ऑन विच, यानी चार्जशीट जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर है जिसकी वजह से उसके ऊपर लगाई गई, उससे रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 3rd होता है। एंड वो विटनेस वाला जो हो गया वो 4th हो गया एनेक्चर, ठीक है। तो 4 एनेक्चर होते हैं, तो आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ DLI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक। और इसके अंदर मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट किए हैं। एक तो HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हो गई, CRIS काफ़ी बार पूछी जाती है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, EOL पूछा जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, DRUCC डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टिव कमेटी, IPAS इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, IREM इंडियन रेलवे स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस सिस्टम। इसके अंदर सारे मैंने कवर नहीं किए, कुछ इंपॉर्टेंट डाल दिए, फिर अगले के अंदर इंपॉर्टेंट डालेंगे, ऐसे धीरे धीरे हम सब फिनिश कर लेंगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या है कि अंडर विच रूल रेलवे सर्वेंट DAR इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी। कौन से रूल के अंदर है जो इंक्वायरी है वो अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है 14 इसके अंदर तक 11 का 4th वन था, 14 का 2 है, 15 का 2 है, और ये हो गया 14 का आंसर क्या है 14 का 2। 14 का 2 में क्या लिखा हुआ है, वेयर द डिसिप्लिनरी एक्शन इज सेटिस्फाइड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय द राइटिंग नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकल टू होल्ड एन इंक्वायरी, ठीक है। तो उसके अंदर यानी जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है जांच, इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी। तो 14 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या है, आपको जो DAR रूल है उसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चन, मैंने 50 क्वेश्चन आज मैंने जो पढ़े हैं इसके अंदर से कम मुझे लग रहा है कि 8-9 क्वेश्चन तो DAR के हैं। तो DAR आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर का मेडिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो ये सबको पता है, मेडिकल क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा D, ठीक है। इसके अंदर A1 किसके लिए होता है, A1 होता है लोको पायलट के लिए, A2 पॉइंट्समैन के लिए होता है, देन और इसके अंदर स्टेशन मास्टर भी होते हैं, ठीक है। A3 ट्रेन क्लर्क के लिए होता है। तो इस तरीके से जो भी मेडिकल क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उससे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक। देन आ गया
नाइन्थ क्वेश्चन, द ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री, ये फैक्ट्री जो एक्ट है, कुछ एक एक्ट्स हैं, आप एक बार सिलेबस यानी डब्ल्यू की तैयारी करेंगे तो सिलेबस को देख के आप जरूर तैयारी करें। उसके अंदर फैक्ट्री जो एक्ट है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से पूछे जाते हैं। तो एक दिन हम अगर आप बोलेंगे तो सिलेबस पूरा डिस्कस कर लेंगे क्या क्या पूछा जाता है, ठीक। तो नाइन्थ क्वेश्चन, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, उपयोग के मालिक को उद्योग के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए, भाई लाइसेंस है वो प्रति वर्ष रिन्यू कराना पड़ता है, तो वो कब रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। तो नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, हर साल 30th ऑफ द जून एवरी ईयर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेवानिवृत्त कर्मचारी से संबंधित नहीं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं है। देखो उम्मीद तो से रिलेटेड है, वो तो उसके काम आएगा ही, ठीक है। अब इन सबकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। अब ये इसको बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है। देखो सबसे पहले उम्मीद की फुल फॉर्म क्या है, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। RELHS का हो गया रेलवे एम्प्लॉयज लिबरलाइज हेल्थ स्कीम। HOR का क्या हो गया, आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। CTSE का क्या हो गया, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी। अब रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज हैं उसको जो ड्यूटी रोस्टर से तो कोई इसका कोई मतलब है ही नहीं, आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट तो वो उससे रिलेटेड नहीं है। बाकी सब तो भाई ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, वो सब तो हमेशा ही चलती रहती है रिटायरमेंट के बाद भी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, C आंसर हो गया, ठीक। तो आंसर हो गया भैया इसका C। नेक्स्ट देखते हैं, फिक्स्ड अलाउंस पेबल टू एलिजिबल रिटायर्ड एम्प्लॉय एज ऑन 1/1/18, यानी 1 जनवरी 2018 से सेवानिवृत्त जो भी रेल कर्मियों को भुगता है फिक्स मेडिकल अलाउंस कितना मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 11th का आंसर हो जाएगा A, ठीक है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट दिखेगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पेपर है ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12th क्वेश्चन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन दैट कैन बी कमिटेड। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन जितना आप कमिट करा सकते हैं वो कितना है बताइए। आपको भी साथ साथ अपना करता रहना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12th का आंसर हो जाएगा B, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट कर रखे हैं। इसके अंदर देखो सबसे पहले तो जो प्राण की जो डिजिट होती है वो 16 होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्राण की परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इसके अंदर 10% ऑफ बेसिक एंड DA कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय होता है, 14% होता है बाय गवर्नमेंट। एंड सुपर जब यानी कि आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको 60% आप रिफंड हो जाता है, 40% वो शेयर मार्केट इन सब चीज़ों के अंदर वो इन्वेस्ट होता रहता है, वो धीरे आपको मिलता है बाद में, है ना। तो ये हो गया 12th से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिया। 13 क्या है, 13 है शिशु के जन्म के कितने पितृत्व यानी पैटर्निटी लीव्स आप मंजूरी की जा सकती है। भाई पैटर्निटी लीव्स है वो 6 मंथ तक यानी आप ले सकते हैं, ठीक है। और जन्म के बाद हो गई तो 15 डेज आप बिफोर एंड 6 मंथ के जो ड्यूरेशन के अंदर आप ले सकते हैं पैटर्निटी लीव्स, 15 डेज की आपको मिलती है। एंड एक बार अगर आप पैटर्निटी लीव ले लेते हैं तो उसके 6 मंथ के अंदर आप पैटर्निटी लीव आपको लेनी ही पड़ती है। अगर उससे ज़्यादा पीरियड हो जाता है तो फिर वो कोलैप्स हो जाती है, वो दोबारा आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। देन रेल सेवक अनुशासन में अपील नियम कब लागू हुए थे। देखो जी मैंने आपको बताया था ऐसे डेट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। आपको अगर सन भी याद रहता तो सिंपली आप उसका आंसर मार सकते थे, ठीक है। तो देखो ये भी उससे रिलेटेड आ गया। तो DR से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वेलफेयर के लिए। वेलफेयर के लिए आपको 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। एक तो D एंड R अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लिख देता हूँ। एक तो देखो D एंड R एक तो अच्छे से पढ़ना है। एक पेंशन रूल्स है 1993, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। D एंड R अच्छे से पढ़ने हैं। और जो एक्ट्स है ना वो अच्छे से पढ़ने हैं। कंडक्ट रूल अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अब D एंड R से देख लो, अभी से ही यानी काफ़ी क्वेश्चंस हुए हैं हमने। ए स्टाफ हैज़ टू वर्क फॉर एटलीस्ट अपार। भाई अपार क्या होता है, अपार की फुल फॉर्म भी आप बताएंगे यहाँ से। भाई यानी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए एक अपार होता है, वो हर ईयरली होता है, ठीक है। एंड सुपरवाइजरी के अंडर आपको कितने महीने तक काम करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। जो हिंदी वाले इंग्लिश वाले देखो दोनों तरह के क्वेश्चन हैं। जो अगर हिंदी वाला बोले भाई मुझे हिंदी में पढ़ाई तो आप क्वेश्चन प्लीज़ पढ़ लीजिए, बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ, ठीक। तो अपार की फुल फॉर्म क्या हो गई, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखें क्योंकि क्या पता अगले पेपर के अंदर हमें ये दिख जाए, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा A। कम से कम 3 महीना तो आपको काम करना ही चाहिए। 15 का हो जाएगा हमारे पास A आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द न्यू पेंशन स्कीम इज
देखो अभी जो मैंने आपसे अभी आपको जो ऊपर पढ़ाया था सेम वही पूछा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10% ऑफ पे। देखो फिर दोबारा उसके ऊपर आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा नियम 1968 के तहत दंड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनल्टी डी एंड रूल 1968। देखो फिर दोबारा DAR पे आ गया। अब सेंसर है नहीं है, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, कंपल्सरी रिटायरमेंट या फिर सस्पेंशन। तो इसका आंसर बताइए। ठीक है, देखो सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी, जब भी आप ये D&R रूल पढ़ोगे तो उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से हैं? देखो इसके अंदर काफ़ी सारे हैं। ये तो वहाँ विजिबल हो गया, अब शायद दिखने लगा ना। देखो इसके अंदर सबसे पहले तो क्या हो गया, एक तो सेंसर हो गया, सेंसर हो गया, ये माइनर पेनल्टी के अंदर है। देन उसके बाद में भी प्रमोशन रोक लेते हैं किसी फिक्स पीरियड के लिए, और रिकवरी ऑफ पेमेंट कर लेते हैं, और पास PTO रोक देते हैं, ये सब माइनर के अंदर है। ठीक है, और इंक्रीमेंट रोक देते हैं, तो ये माइनर के अंदर आ गया। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, मेजर के अंदर कौन कौन से आ गए? मेजर के अंदर भाई वो लोअर रिडक्शन एज भाई पे के अंदर, यानी लोअर उसमें डाल देना, काफ़ी 3-4 साल पीछे फेंक देना बेसिक पे में। ठीक है, रिडक्शन ऑफ द पे में, ग्रेड में, पोस्ट में, सर्विस में, उसमें यानी काफ़ी साल पीछे फेंक देना, और विदाउट कम्पिटिशन। देन उसके बाद में कंपल्सरी रिटायरमेंट कर देना। रिमूवल ऑफ सर्विस शैल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द फ्यूचर। देखो रिमूवल ऑफ सर्विस अगर कर रहे हैं तो वो यानी कि फ्यूचर में अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में वो लग सकता है बंदा, लेकिन डिसमिसल कर दिया सर्विस से तो वो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो फ्यूचर में भी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता किसी गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इस बात को जरूर ध्यान रखें, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दंड के अंदर आती है। कौन सी दंड के अंदर नहीं आती? सस्पेंशन। तो इस बात का ध्यान रखें। 18 क्वेश्चन है, एक रेल सेवक अपने सेवा काल के दौरान कितने लीव इंकेसमेंट ले सकता है? तो कितने लीव इंकेसमेंट ले सकता है? वो 6 ले सकता है। ठीक है, 60 जो टोटल है वो छुट्टियां अपनी बेच सकता है। एंड अब तो ये HRMS के ऊपर भी हो गया है, तो HRMS के ऊपर जाके आप जरूर मेरी वीडियो देखें, आई बटन में डाल दूंगा कि लीव इंगेजमेंट अब आप HRMS पे ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड रूल क्या हो गया भाई, आपके पास यानी मिनिमम यानी 30 तो रहनी ही चाहिए, यानी कि टोटल आपके पास 40 जब LAP रहेंगी तब आप जाके यानी इंगेजमेंट ले पाएंगे। 2-2 साल के बाद में आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन सपोज ये भी आ जाए भाई, लिव इंगेजमेंट है कितने ड्यूरेशन ले सकते हैं? तो 2 साल बाद आप ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं। मिनिमम आपके पास 30 होनी चाहिए। देन पास PTO होना चाहिए, पास PTO और लीव उस ड्यूरेशन का होना चाहिए। रनिंग अलाउंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि भाई आपको छुट्टी सैंक्शन उस टाइम पे हो, छुट्टी गए हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बात ध्यान रखने की, आप लीव इंकेसमेंट वाली जो मेरी वीडियो है वो जरूर देखें। ठीक है, अगला देखो जो प्रान नंबर का हमने फुल फॉर्म डिस्कस किया था, ये तो आप कर ही लेंगे, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 20 क्वेश्चन है, अपने सेवा काल के दौरान एक कर्मचारी को कितने MACP मिलते हैं? तो देखो सबसे पहले MACP से इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। ठीक है, हमेशा यानी इन चीज़ों को आप लिख के रखें, ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी भी चीज़ वो चेंज कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे मैंने APO के क्वेश्चन भी देखे हैं, APO के अंदर भी यानी बहुत माइनर सा होता है, आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से आप जब भी आप तैयारी करें तो फुल फॉर्म जरूर याद रखें, 1-2 आई जाती है। एप्लीकेबल कब से एप्लीकेबल हुआ है? 1/9/2008 से, और सभी को एप्लीकेबल है ग्रुप B सर्विस को छोड़ के। 10, 20, 30 के कंप्लीशन के ऊपर भाई वो प्रमोशन होता है, MACP मिलता है। एंड तो 10, 20, 30 यानी 3 बार हो गया, तो आंसर क्या हो गया? देन उसके बाद में 7 CPC बेंचमार्क इज रेज। इसके अंदर ये पूछा जाता है कि कौन से CPC के अंदर जो बेंचमार्क है वो गुड से वेरी गुड कर दिया गया था। ठीक है, तो वो कितना हो गया? वो 7 CPC के अंदर किया गया था। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सुपरएनुएशन ए रेलवे एम्प्लॉय में परमिटेड टू रिटेन। भाई कितने यानी रिटायरमेंट के बाद आप कितने टाइम तक यानी कि वो जो क्वार्टर है आपका वो रख सकते हैं ऑन नॉर्मल लाइसेंस फीस? तो सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा B, आप 4 महीने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोड ऑन वेजेस 2009 वेज पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस कैन नॉट बी मोर देन। वेज कोड 2019 के तहत तनख्वाह के भुगतान की अवधि इससे अधिक नहीं हो सकती। किससे अधिक नहीं हो सकती? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? A, 30 दिन से। भाई 30 दिन के अंदर हमें पेमेंट मिल ही जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 30। ठीक, अगला चलते हैं। ए वेज अवधि के दौरान फाइन की रकम कुल वेतन के प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। अगर कुछ फाइन अगर लगा हुआ है किसी वेज पीरियड के ऊपर तो उससे ज़्यादा यानी किसी एम्प्लॉय की हो नहीं सकती। कितने % से? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? C, 3% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें क्या है, वही मैं एक्ट की बात बता रहा था, एक वेज एक्ट है, वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक,
अगर यानी हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो फिर हम डिस्प्यूट एक्ट इनके अलग अलग यानी कि वीडियोस बना के उन पे MCQ स्टार्ट कर देंगे। अभी एक पेपर डिस्कस करते हैं पहले तो आगे देखते हैं। पावर हैज़ बीन गिवन टू रिक्वायर वर्क कमेटी कंस्टिट्यूट इन एवरी, अभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर है कि अगर 2 वर्कमैन अगर 100 वर्कमैन से ज़्यादा अगर काम करते हैं तो वर्क कमेटी बनेगी। तो ये पावर किसको दे रखी है, कौन बनाएगा उस वर्क कमेटी को, तो वो क्या होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा ए। द arbitration award shall remain in operation for a period of, विवाचन निर्णय कुल अवधि तक लागू होगा। अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का दोबारा क्वेश्चन हो गया। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा ए, 1 ईयर, 1 साल के लिए रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ग्रेशिया के लमसम भुगतान के लिए न्यूनतम सक्षम कर अधिकारी कौन है। ठीक है, वही सेम बात जो इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है। एक्स ग्रेशिया के लिए करने के लिए निम्नतम सक्षम अधिकारी कौन है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बी। उसके अंदर होते हैं हमारे डिविजनल रेलवे मैनेजर, DRM सर, डिवीजन में। ठीक है, आगे चलते हैं। सूचना के अधिकार नियम के तहत यदि प्रकरण जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हो तो अवधि में प्रदान करना अनिवार्य है। यानी ITA सपोज कोई लगाता है और रिलेटेड है किसी की लाइफ से, लिबर्टी से किसी बंदे की, तो भैया वो उसका जवाब कितने समय में देना जरूरी है, तो उसका आंसर है आई थिंक 27 का सी, उसको 48 आवर्स के अंदर देना जरूरी है। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, देखो। सबसे पहले तो ITA आया कब था, 2005 में आया था। देन उसके बाद में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइड 30 दिन के अंदर देनी होती है। अगर APIO से कोई अगर रिक्वेस्ट करता है तो जो रिक्वेस्ट है वो 35 डेज के अंदर देनी होती है। अगर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है ITA के अंदर तो 40 डेज में देनी पड़ेगी आपको। और ह्यूमन राइट वायलेशन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कुछ है, तो ह्यूमन राइट वायलेशन रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो 45 डेज के अंदर आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर लिबर्टी और लाइफ से रिलेटेड है किसी बंदे की तो भैया वो आपको देना पड़ेगा 48 आवर्स के अंदर ही। ठीक है, हाउ मेनी चांसेस आर गिवन टू विडो, एक विधवा को कितना है सुटेबिलिटी टेस्ट के अंदर कितने अवसर का देने का प्रावधान है, तो 28 का आंसर हो जाएगा 4, उसको 4 यानी कि देने का प्रावधान है, 4 बार वो अवसर मिलेंगे उनको। ठीक है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ वर्किंग इन DRM ऑफिसर एंटाइटल्ड टू, जो ये तो सिंपल हो गया बिल्कुल ही कि भाई जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है OSS सिंपल सीनियर क्लर्क है उनको कितने RS मिलते हैं, उनको 2 RS मिलते हैं, 8 CL मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज कंपिटेंट अथॉरिटी टू एक्सरसाइज रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ गेजेटेड ऑफिसर्स ऑन कंपेशेंट ग्राउंड इन C and D इनिशियल ग्रेड, प्रारंभिक ग्रेड C एंड अनुकंपा के आधार पर राजपत्रित अधिकारियों के आश्रितों के नियुक्ति के संबंध में शक्तियां यानी किसके पास में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा B, उसके अंदर है GM बोल। ठीक, अनुकंपा अगला देखते हैं। हु इज द मिनिमम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू CGA टू अवार्ड रेलवे एम्प्लॉइज अप टू 20 ईयर ओल्ड केसेस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है कि अगर 20 साल से पुराना कोई केस है तो उसमें CGA अपॉइंटमेंट कौन दे सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो पावर रहती है 20 साल तक तो हो गई DRM के पास में, एंड 20 साल से जो ऊपर होती है इसके अंदर देखो मैंने सब नोट कर रखे हैं। नॉर्मल जो केस होती है वो 5 साल से 5 ईयर तक रहती है। ठीक है, और 20 साल तक अगर 5 से 20 का पीरियड जो हो गया तो DRM है, एंड उससे बियॉन्ड हो जाता है तो GM है इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड सर्विस टू टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए मिनिमम यानी इतनी सर्विस तो आपकी होनी ही चाहिए, तो वो है 20 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेंशन धारक 90 से 95 को प्रतिशत के अतिरिक्त पेंशन के अधिकार हैं, पर पेंशनर्स हु हैव कंप्लीटेड 90 ईयर बट यानी 90 से 95 के बीच में है तो एंटाइटल्ड टू ग्रांट ऑफ परसेंटेज ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन, उसके अंदर कितना यानी एडिशनल ऑफ क्वांटम ऑफ पेंशन है अगर इतनी हो जाती है तो उसका आंसर है 30% ऑफ बेसिक। ठीक है, तो पेंशन के रूल देखो, पेंशन रूल्स 1993 जो है वो आपको अच्छे से रट्टा मारना है, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि जो वेलफेयर इंस्पेक्टर की जॉब है उससे रिलेटेड है, उनको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 34 देखिए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कम्यूटेड पोर्शन ऑफ विल बी स्टोर्ड। अब ये पेंशन शायद लिखना भूल गया, कम्यूटेड पेंशन को कितने वर्ष बाद रिस्टोर किया जा सकता है, तो वो 15 ईयर्स के बाद में रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक, द मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी इज, तो बताइए 35 का आंसर हो सकता है। 35 का आंसर है C, इसके अंदर हो गया हमारा 33 ईयर्स। ठीक है, अभी थोड़ा जल्दी लेते हैं क्योंकि वीडियो शायद लंबी पड़ रही होगी।
आगे से यानी अगले जो क्वेश्चन है, अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो अगले हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करके हम आगे चलेंगे, ठीक है। केंद्रीय कर्मचारियों के बिना समूह बीमा की शुरुआत कब की गई थी? द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ रेगुलर एम्प्लॉइज सेंट्रल गवर्नमेंट कम टू फोर्स, कब वो फोर्स के अंदर आई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1/1/1982, ठीक है, वो आई थी 1982 के अंदर, ठीक है। 36 का हो जाएगा हमारे पास आंसर ए। नेक्स्ट है 1993, देखो ये रेल सर्वेंट पेंशन रूल 1993 का नियम 10 किस प्रकार की पेंशन पे लागू होता है? रिटायरमेंट पेंशन पे, प्रोविजनल पेंशन पे, कंपनसेशन पेंशन पे। तो 37 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, प्रोविजनल पेंशन पे, ठीक है। 38 में चलते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? ये तो बिल्कुल ही सिंपल आंसर हो गया भाई, पेरम्बूर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर दोबारा डी एंड पे आ गया क्वेश्चन अपने पास। वेयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आर नॉट अवेलेबल, हु शुड बी ट्रीटेड एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी अंडर डी एंड रूल 1968? जहाँ पे यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर है नहीं तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर किसको यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज ए ट्रीट किया जाएगा? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, उसमें जीएम को एज ए अपॉइंटिंग अथॉरिटी ट्रीट किया जाएगा। आगे हमारे पास 40 कंपेशनेट अलाउंस इन केस ऑफ रिमूव्ड एम्प्लॉय मे बी ग्रांटेड अंडर, कौन से यानी कि नियम के तहत कोई अगर एम्प्लॉयज उसको रिमूव कर दिया गया तो उसको कंपेशनेट अलाउंस उसको मिलेगा? तो इसका आंसर सोचिए आप क्या हो सकता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, पेंशन नियम 1993 का नियम है। उसका कौन सा नियम है? तो रूल देखो 65। ऐसे रूल्स आपको सारे याद करने पड़ेंगे, वो अच्छे से रीड करना पड़ेगा, तभी आप इन सबके जवाब दे पाएंगे, ठीक है। ग्रुप सी एम्प्लॉयड अंडर सस्पेंशन मे बी गिवन, देखो ग्रुप सी अगर एम्प्लॉयज है, नॉन गजेटेड है, तो उसके लिए उसको मिलेगा 1 पास प्रति वर्ष कैलेंडर का 1 सेट पास, ठीक है। अगर गजेटेड अगर होता तो उसको मिलते हाफ, जितना भी उसको पास पीटी जो मिलते हैं उसका बिल्कुल उसका हो जाएगा हाफ। उनको 6 पास मिलते हैं, और तो 6 पास मिलते हैं तो उनके क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। पीटीओ 8 है तो 4 हो जाएंगे। और उनको हॉस्टल ग्रुप सी जो एम्प्लॉइज अगर सस्पेंशन के दौरान गजेटेड और नॉन गजेटेड दोनों में हॉस्टल सब्सिडी, ट्यूशन फीस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सब मिलता रहेगा, ठीक है। 42 क्वेश्चंस। एन एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कम्युनिटी मस्ट सिक्योर हाउ मेनी मार्क्स, कितने यानी मिनिमम नंबर लाने ही पड़ेंगे? अगर आरक्षित नियुक्तियां हैं सेफ्टी कैटेगरी के अंदर, कितने नंबर आपको मिनिमम तो लाने ही पड़ेंगे? तो 42 का आंसर बताइए। 42 का आंसर है डी, कम से कम 50% तो ओवरऑल मिला के आपको लाने ही पड़ेंगे, 50% ऑफ, ठीक है। जितना भी पेपर हो उसका 50% तो आपको लाने पड़ेंगे। फिर देखो फिर दोबारा आ गया डी एंड का एक और क्वेश्चन आ गया कि रूल्स 9 के अंदर क्या है? रूल्स 9 इसके अंदर रूल है, तो उन रूल के अंदर जैसे कि छठा रूल है पेनल्टी के लिए, ठीक है। एंड 11th जो रूल है वो इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी के लिए। 14 जो रूल है वो किसके लिए? स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस। 14 का हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। टाइम लिमिट ऑफ अपील वो रूल नंबर 20 के अंदर है। कम्युनिकेशन ऑफ पेनल्टीज, जो एम्प्लॉयज के साथ जो कम्युनिकेशन होगा पेनल्टीज का, तो वो किसके अंदर है? वो 11th के अंदर है, ठीक है। तो 9th के अंदर क्या है? मेजर पेनल्टी, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, 6 के अंदर क्या है? पेनल्टीज है। माइनर पेनल्टीज 2 टाइप की होती है, एक माइनर एक मेजर, तो वो 6 के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फिर से एक बार ध्यान रखें। SF5 हमने पढ़ी थी मेजर होती है, SF11 हमने पढ़ी थी माइनर होती है, SF1 जो हमने पढ़ी थी वो सस्पेंशन होती है, देन SF2 हमने पढ़ी थी डीम जो सस्पेंशन था वो SF2-3, देन SF3 था एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, SF4 था हमारे पास था वो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। SF7 था आई थिंक कंट्रोलिंग ऑफिसर गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। 44 का देखते हैं हम। 44 का यानी कि अगर जो D&R के जो रूल्स हैं उसके अंदर अगर अमेंड करने की पावर कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी, 309 के अंदर वो पावर है किनको अमेंड किया जा सके, ठीक। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन, उसका मैक्सिमम अवधि उसकी कितनी है? तो 45 का हो जाएगा हमारे पास सी, 6 मंथ्स। हाउ मेनी सेक्शंस आर कवर्ड इन आरटीआई, आरटीआई एक्ट के अंदर कितने सेक्शन कवर किए गए हैं? तो उसके अंदर हमारे पास 40 सेक्शंस हैं जो कि कवर किए गए हैं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ डिविजनल स्टाफ बेनिफिट फंड SBF जो डिवीजन के अंदर होता है उसका यानी कि चेयरमैन कौन होता है? 47 का आंसर सिंपल हो गया, सीनियर डीपीओ सर उसके अंदर होते हैं। 48 वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट किस साल के अंदर आया था? तो सबसे पहले जो किस साल के अंदर आया था ना, वो सारी चीज़ तो पॉइंट्स तो आपको सारे याद रखने ही है कि भाई पेंशन वाला कब आया था, D&R का कब आया, कंडक्ट रूल कब आया, तो ये सबके सन तो आपको याद रखनी है। तो 48 का आंसर हो गया हमारे पास ए, 1923,
ठीक है। एंड इसके अंदर शेड्यूल क्या है, इसके अंदर क्या 4 शेड्यूल होते हैं, तो उसके अंदर पूछ सकता है कि इस एक्ट के अंदर पहले शेड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ इंजरी एंड लॉसेस, परसेंटेज ऑफ लॉसेस। दूसरे शेड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ पर्सन डिफाइंड एज एम्प्लॉइज, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में शेड्यूल 3 के अंदर लिखा हुआ है। एंड रिलेवेंट फैक्टर अकॉर्डिंग टू एजेस के बारे में लिखा हुआ है शेड्यूल 4 में। फिर इसकी फुल फॉर्म आ गई है, वो तो आप कर ही लेंगे, हमने कराई भी है। अब देखो इसके अंदर तो कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है आदमी, यार सेंट्रलाइज रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी अच्छा लग रहा है यार, है ना, और सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अब ये तो चलो बिल्कुल ही हो गया है, और नन ऑफ दिस तो चलो छोड़ो, उसके अंदर भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, यानी क्या पता नन ऑफ दिस भी हो। लेकिन अब बताइए, अब इन दोनों के अंदर आदमी तो कंफ्यूज हो ही सकता है, और ये सेम क्वेश्चन मैंने उसके अंदर भी देखा था एपीओ के पेपर के अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इट्स नॉट सेंट्रलाइज रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक। बेंचमार्क फॉर एमएसईपी बेस्ड ऑन एपीआर, एपीआर की यानी कि कितने साल पिछले की रिपोर्ट हम देखेंगे एमएसईपी देने के लिए, तो 50 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, 3 साल की देखेंगे, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था ना एपीआर की रिपोर्ट, गुड से वेरी गुड, इसके अंदर कर दी थी 2008 के अंदर एमएसईबी के अंदर, ठीक है, तो वो वाला पॉइंट है, उसमें कितने साल की हम देखेंगे, ठीक है, तो 3 साल के देखेंगे। तो आज हमने 50 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं इस पेपर के, एंड अगले 50 पेपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अच्छे व्यूज़, मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा बच्चों का, तभी यानी पढ़ाने का मन करेगा यार, नहीं तो फिर ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करेंगे इस सीरीज को, एंड ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सभी दोस्तों को आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि हम इस मोटिवेट हो गए थोड़ा और काम करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।